चामोर्शी येथील भेंडाळा परिसरामध्ये शेतकरी संवाद सभा तिथे आयोजित करण्यात आलेली होती, ज्याच्यामध्ये भेंडाळा परिसरामध्ये प्रस्तावित MIDC प्रकल्पासंदर्भात आणि तिथल्या शेतकऱ्यांची जी व्यथा आहे ते मांडण्यासाठी संपूर्ण परिसरातील जवळपास 14 गावातील जे बाधित क्षेत्र आहे तिथले शेतकरी त्या सभेला उपस्थित होते आणि त्यांनी आमच्या शीर्ष नेतृत्वापर्यंत आपली कैफियत मांडली। त्यानंतर बुरवडा येथे प्रस्तावित एअरपोर्ट संदर्भात जे बाधित क्षेत्र होते त्या 5 गावातील शेतकरी बांधव तिथे उपस्थित झाले। त्यांनी देखील आपली व्यथा सन्माननीय आमच्या शीर्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचवली। त्यानंतर सायंकाळी 5:30 वाजता गडचिरोली येथे आपल्या जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील जे प्रकल्प पीडित शेतकरी आदिवासी लोक होते त्यांची जे संवाद त्यांनी साधला। तिथे ग्रामसभेचे प्रमुख पदाधिकारी, झेंडेपार सारख्या कोरची तालुक्यातील प्रकल्प पीडित आणि बाधित क्षेत्रातील शेतकरी बांधव देखील त्या ठिकाणी उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे आरमोरी धानोरा तहसीलमधले वनपट्ट्यात धारक शेतकरी ज्यांची ज्या समस्या होत्या ते देखील त्यांनी इथे त्यांचा शिष्टमंडळ कालच्या सभेमध्ये उपस्थित होता। त्या सर्व लोकांची जी कैफियत होती, त्यांचे जे प्रश्न होते आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीनं या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांचे आणि शेतमजुरांचे आणि आदिवासींचे जे हाल होत आहेत त्या संपूर्ण बाबी काल आपल्या जिल्हावासियांनी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर विक्रांतजी भुरी यांच्यासमोर मांडली। आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय रामदासजी मसराम साहेब, त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय महेंद्रजी ब्राह्मणवाडे, माजी नगरसेवक बंडूभाऊ शनिवारे, आमचे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सन्माननीय मनोहर पाटील पोरेटी, आमचे नगरसेवक सतीशजी विद्याते, आमचे तालुका अध्यक्ष प्रशांतजी कोराम आणि उपस्थित सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि बंधू आणि भगिनींनो, या सर्व समस्याचा आणि कुठेतरी भविष्यामध्ये याचा एक दिशा ठरवण्यासाठी म्हणून आज दिल्लीवरून अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष हे संपूर्ण जिल्हाभराच्या दौऱ्यामध्ये होते। त्यांनी शेतकऱ्यांनी आणि इथल्या जनसामान्य लोकांनी विविध समस्या त्यांच्या समोर मांडल्या आणि येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाचे जे धोरण आहेत, जे शेतकऱ्यांना घेऊन जाण्याचे, सर्वसामान्य माणसांचे हक्क अधिकार हे अबाधित ठेवण्याचा जो काँग्रेसचा धोरण आहे तो पुढे नेण्यासाठी म्हणून कशा पद्धतीने संघर्ष करता येईल या अनुषंगाने कालचा संपूर्ण अभ्यास दौरा आज संपन्न झाला आहे। या प्रेस वार्ताला संबोधित करण्यासाठी सर्वप्रथम या राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री आदरणीय वसंत पुरके साहेब यांना मी निमंत्रित करतो। आपलं सगळ्यांचं मनापूर्वक स्वागत। मित्र, हिंदी मराठीचा थोडासा विषय म्हणून मी थोडंसं प्रास्ताविक करतो। काल आम्ही दौरा केला असता आदिवासींसाठी कायदे खूप आहेत, घटनात्मक तरतुदी सुद्धा आदिवासींच्या भल्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे। वनहक्क कायदा आहे, पेसा कायदा आहे, जमीन अधिग्रहण कायदा आहे, खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या घेणारे सगळे कायदे अस्तित्वात आहे। घटना आदिवासींच्या बाजूने आहे, परंतु लोकांना विश्वासात न घेता कुठलाही प्रकल्प ओढवून ताणून आणणं ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। प्रचंड रोष लोकांचा आहे, प्रचंड आक्रोश लोकांचा आहे आणि म्हणून जबरदस्तीने प्रकल्प आणू नये। प्रकल्प आणायचा असेल तर जी फॉरेस्टची पर्याय लँड वगैरे आहे ती लँड घ्यावी, पण आमची जन्ममरणाचा जो विषय आहे, जमिनीच्या भोवत्याला आम्ही जगत आहोत, पिढ्यानपिढी त्या जमिनीच्या भोवत्या हे लोक उदरनिर्वाह करत आहेत आणि म्हणून 27 गावच्या लोकांचा जो आक्रोश आहे की ते काहीही करा पण इथे आम्हाला प्रकल्प नको, प्रकल्प करायचा असेल तर दुसऱ्या ठिकाणी करा।
दुसरा एक महत्वाचा विषय आहे की एअरपोर्टला सुद्धा लोकांचा विरोध नाही, पण जशी तुम्ही काही 40-50 एकर जमीन फॉरेस्टची घेतली तशीच पर्यायाने तुम्ही फॉरेस्टची घ्यावी, अशा प्रकार सगळ्या लोकांचा रोष आहे, म्हणजे इच्छा आहे. आणि जर आम्हाला जबरदस्तीने हा प्रकल्प जर लादला आमच्यावर, तर आम्ही लाख काही झालं तरी चालेल, आमच्या रक्ताचे पूर वाहिले तरी चालेल, परंतु आम्ही कुठल्याही अवस्थेत ही जमीन देणार नाही. मला दुर्दैवी घटना ही घडली की लोकांची रातून 7-12 कशी बदलली जातात. म्हणजे जो त्या जमिनीचा मालक आहे, मालकाला विश्वास न देता म्हणजे विदाउट कन्सेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन आपण प्रकल्प करत आहोत. आणि म्हणून आमच्या सगळ्या लोकांचा रोष असा आहे की ज्या जमिनीवर आम्ही राबतो ती जमीन आमची रातोरात दुसऱ्याच्या नावावर होते कशी? खरं तर आदिवासीची जमीन ही नॉन ट्रान्सफरेबल आहे, नॉन सेलेबल आहे, कुठल्याही माणसाला घेता येत नाही. मग अशा स्थितीमध्ये कायद्याचं उल्लंघन करून, घटनात्मक तरतुदीचं उल्लंघन करून जर आमचा तुम्ही बळी घेत असाल, तर नाहीतर एरवी आमचे असेच बळी चाललेले आहेत. तेव्हा अशा स्थितीमध्ये या संघर्षामध्ये उतरून आम्ही बळी द्यायला तयार आहोत, अशा प्रकारची लोकांची भूमिका आहे. आणि म्हणजे सगळ्या बाबी आम्ही समजून सांगितलं. अधिग्रहणाचा कायदा उत्खननासारखा महत्वाचा विषय आहे, त्यांना विश्वासात न घेता हजारो झाडं तोडण्याचा प्रकार जो आहे, इकडे पर्यावरणाच्या आपण छानपैकी धडे देऊ सिनियर ज्युनियर कॉलेजला, आणि इकडे माझं सारखी कत्तल सुरू आहे, ते होता का म्हणे, अशा प्रकारे संक्षिप्त ही बाब आहे. बाकी सगळं सविस्तर आमचे डॉक्टर बोरिया साहेब बोलतील. जागा बदलण्याचे पुरावे आहेत. हो, काल यानंतर जागा बदलण्याचे पुरावे, जसं माझी जमीन आहे यांच्या नावावर झाली, हा पुरावा आहे तुमच्याकडे? सातबारा आहे. हो, 7-12 बदलले आहे ना, ते स्वतः सांगतात. म्हणून ते सगळे आम्ही एक स्टडी ग्रुप केलेला आहे. आम्ही केवळ असं मोगम जाणार नाही आहे, सबळ पुराव्यानिशी पण कलेक्टरकडे जाऊ. पण कलेक्टर जे इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी आहे, ऍक्शन टेकिंग अथॉरिटी आहे, ती सुद्धा आदिवासींना जवळ येऊ देत नाही, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेत नाही. मी स्वतः जे माझे तुमचे चंद्रपूरचे पालकमंत्री आहे ना, ह्याच पालकमंत्र्यांनी आदिवासी भुरबा कोवे नावाच्या माणसाची 25 एकर जमीन चोरलेली आहे. 25 एकर जमीन नॉन ट्रायबलच्या नावाने दाखवली, दुसऱ्या दिवशी विकत घेतली, तिसऱ्या दिवशी फेरफार आहे. बरं झालं मी कोर्टात गेलो म्हणून त्या आदिवासी जमीन मला वाचवता आली. म्हणजे यांच्या अज्ञानाचा, भोळेपणाचा आणि म्हणजे विघटित असण्याचा जो गैरफायदा हा सरकारने आणि अधिकाऱ्यांनी घेऊ नये. यानंतर अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांतजी भुरी आपल्याला संबोधित करतील. मेरा सभी पत्रकार साथियों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। साथियों, मैं दिल्ली से आया हूं। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत भूरिया है। मैं आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं मध्य प्रदेश में आमदार भी हूं, झाबुआ विधानसभा से आता हूं, और पेशे से एक सर्जन भी हूं, डॉक्टर भी हूं। साथियों, जिस तरह से आज पूरे देश में लगातार आदिवासी और किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं देश के हर कोने में घूम रहा हूं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे गुजरात हो, और लगातार जमीन के लिए आदिवासियों को उनके घर से बेदखल करा जा रहा है। और जो संवैधानिक अधिकार है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ कुछ अलग करो, जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका पालन होना चाहिए। हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है, विकास होना चाहिए, पर विकास किस शर्त पर होता है? विकास उस शर्त पर होता है जब सबकी बराबर की भागीदारी, जिसका विस्थापन हो रहा है उसकी भी भागीदारी होना चाहिए, जिसको वहां से हटाया जा रहा है उसकी भी भागीदारी होना चाहिए। क्योंकि जहां भी मैं गया हूं, जहां भी खदान खुलती है, वहां के लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल पाता है। और यह सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, गढ़चिरौली में ये सब दूर हो रहा है। और कल जब हम दिल्ली से आए, जब शीर्ष नेतृत्व ने हमको आदेशित करा कि आप यहाँ पर जाकर देखिए, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ है, और यहाँ की विडंबना यह है कि यहाँ पर कोई भी आंदोलन होता है उसको नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंच पाता है, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोगों का पहुंचना होना चाहिए या दिल्ली से लोग आना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जब वो चीज नेशनल मीडिया में नहीं जाती है, तब वो चीज पूरे देश का मुद्दा नहीं बन पाता है। और जबकि देखे गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेस्ट कवर है, जहां वन है, 70% से ज्यादा यहाँ फॉरेस्ट कवर है। और जब यहाँ पर पेड़ कटते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र या गढ़चिरौली पर नहीं पड़ता, पूरे आसपास के क्षेत्रों पर पड़ता है। और जब हम शुरुआत हमने करी, कल सुबह से हम 7 बजे से निकले हुए हैं, और लोगों से मिले, वार्तालाप कराए और एक संवाद स्थापित करा, क्योंकि जब तक हमें यहाँ की समस्याएं नहीं समझ में आएंगी तब तक हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। हम सबसे पहले जहाँ 27 गांव के जो किसान हैं और जो आदिवासी हैं, जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमीनें ली जा रही हैं, और बहुत ही फर्टाइल जमीन है यहाँ पर।
मतलब उपजाऊ जमीन है जो बाकी जगह मैंने देश में नहीं देखी है, वो जमीनें ली जा रही हैं। आप एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट में भी जो जमीन ली जा रही है बहुत ही उपजाऊ है, जबकि दूसरी जगह जहां पर फॉरेस्ट है वहां पर उस तरह की प्रयोजना लाई जा सकती है। और उनकी जो आमदनी है, एक चीज हमें समझना पड़ेगी, आदिवासी किसान अगर उसकी जमीन छीन जाती है तो वो मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं बचता है। तो क्या हम अपनी जनता को मजदूर बनाना चाहते हैं और मुफ्त का अनाज देकर उनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं? और एक चीज जो मैंने देखी कि जहां पर भी जा रहे हैं महिलाओं का भागीदारी बहुत ज्यादा है। आप एक तरफ लाड़की बहन योजना में उनको 1200-1500 रुपए देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी जो कमाई का साधन है वो पूरी तरह से हथियाने का आप लोग काम कर रहे हैं। और यही नहीं, यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो वन अधिकार अधिनियम है उसका खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं ली जा रही है, उनसे किसी भी तरह से पूछ परख नहीं करी जा रही है। पैसा कानून का बहुत पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। और एक चीज जो मैंने देखी कि जब भी भाजपा पर यह आरोप लगता है कि आदिवासियों का शोषण कर रही है तो भाजपा बोलती है कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाया है, हम लोग मुख्यमंत्री आदिवासी सद्दूर बना रहे हैं। पर मैं इसकी सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हमारे पूरे देश में 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं, 5th शेड्यूल के 10 स्टेट्स हैं। उसमें महाराष्ट्र भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है, झारखंड भी आता है, गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है और छत्तीसगढ़ भी आता है। पर दुख की बात यह है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आती है उड़ीसा से। 10 में से 9 स्टेट्स में आपका पैसा कानून लागू हो गया है और जहां से राष्ट्रपति आती हैं, जहां का मुख्यमंत्री भी आदिवासी इन्होंने मोहन मांझी जी को बनाया है, वहां पर ही पैसा कानून लागू नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं कि जो आदिवासी जो उप योजनाओं को लागू करने के लिए और बाकी जो आदिवासी अधिकार को लागू करने के लिए जो आदिवासी परामर्श समिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसमें ही इस चीज का पालन नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सिर्फ 1 घंटे के लिए मीटिंग हुई है, कितने 3-4 साल बाद, मेरे जो सुनने में आया 3-4 साल बाद, 2023 के बाद पहली मीटिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अभी 1-2 दिन पहले हुई है, रामदास जी ने बताया, और 1 घंटे में मीटिंग खत्म कर दी गई। और आप एक चीज समझो, हम किसके पास जाएंगे? हम गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर के किसके अधीन है? वो राष्ट्रपति जी के अधीन है। और ये दुख की बात है कि जब भी कोई आदिवासियों का मुद्दा होता है, राष्ट्रपति जी की तरफ से कोई भी तरह का डायरेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं आ। तो बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ मुखौटे की तरह उपयोग कर रही है और उनका मुख्य उद्देश्य है उनका जमीन लेना। और यहां भी एक बहुत रोचक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी एक डीलिस्टिंग और डीलिमिटेशन की बहुत बड़ी बात चल रही है कि हम डीलिमिटेशन करेंगे और डीलिमिटेशन में विधानसभाओं को अलग करा जाएगा, लोकसभा को अलग करा जाएगा। पर वो डर इस बात पर रहे कि उसकी जो जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना और बाकी जनगणना, वो नहीं करना चाह रहे, वो 2011 के हिसाब से करना चाह रहे। इसमें जो सबसे रोचक तथ्य जो सामने आ रहा है, ये डीलिमिटेशन करेंगे, पर डीलिमिटेशन में क्या होगा, जितना परसेंटेज सीट्स का आदिवासी को मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, ओबीसी को मिलना चाहिए, बाकी वर्गों को मिलना चाहिए, वो प्रतिशत नहीं मिलेगा। अगर आदिवासियों का अधिकार 25 सीटों पर है, 30 सीटों पर है उनके आरक्षण के हिसाब से, तो वो सिर्फ 5 सीटें बढ़ाकर उसको खत्म कर देंगे। फिर क्या होगा, जब डीलिमिटेशन में हमारा हिस्सा कम होगा, तब ये 5th शेड्यूल के एरिया से हमको बाहर कर देंगे। 5th शेड्यूल के एरिया से बाहर हो जाएंगे तो पैसा कानून से बाहर हो जाएंगे, पैसा कानून से बाहर हो जाएंगे तो आपको भूमि अधिग्रहण बाकी चीजों के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये चीज डीलिस्टिंग में कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग अगर एक वर्ग के नहीं है, उनको हम, एक धर्म के नहीं है, उनको हम बाहर कर देंगे। पर मेरा सवाल है, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है, क्या धर्म के आधार पर मिला है? आदिवासी इस धरती पर 50,000 साल पहले आया, धर्म इस धरती पर 5,000 साल पहले आया। तो क्या धर्म के आधार पर आदिवासियों को आरक्षण देना है, नहीं देना है, ये निर्धारित किया जा सकता है? और पहली बात, आरक्षण जो
ऐतिहासिक अन्याय आदिवासियों के साथ बाकी वर्गों के साथ हुआ है उसके आधार पर मिला है। तो आज जिस तरह का ये एजेंडा और एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें जमीन भी छीनी जाएगी, जेलों में भी बंद करा जाएगा, अशिक्षित कर रखा जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अशिक्षित आदिवासी क्यों रहते हैं? सबसे ज्यादा कुपोषित, मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा इस देश में कुपोषित लोग आदिवासी रहते हैं। सबसे ज्यादा जेलों में बंद आदिवासी रहते हैं। आप नक्सली के नाम पर सबको खत्म करने का दावा कर रहे हैं, पर मुझे एक चीज बताइए, जब तक आप उनको नक्सलिज्म छोड़वा सकते हैं, पर जब तक उनको अधिकार नहीं दोगे तो क्या वापस वो नक्सली नहीं बनेंगे? हमें यह भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि नक्सलिज्म हम खत्म कर रहे हैं। अभी कल की बात है, वापस से पर्चे और बैनर फेंके गए हैं। ये क्यों हो रहा है? आप एक तरफ से उनको डंडा मार रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि आप मुंह नहीं खोल सकते। तो आप कम से कम जो ये अन्याय कर रहे हो कि जमीन लेने का, ये बंद जब तक आप नहीं करोगे तब तक नए लोग नक्सलिज्म में नहीं जाएंगे। इसकी गारंटी कौन लेगा? हम चाहते हैं नक्सलिज्म खत्म हो, हिंसा नहीं होना चाहिए, पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कोई किसी चीज पर आदिवासी का अधिकार है, जल जंगल जमीन पर आदिवासी का अधिकार है, तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उसको भिखारी के तरह मांगना नहीं चाहिए, प्रशासन से नहीं मांगना चाहिए। और यह भी बात पक्की है कि हम लोग इस देश में हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति, सब लोग साथ में हैं, और इस देश का विकास तभी हो सकता है जब सब लोग उसकी हिस्सेदारी बने। आज एक हकीकत है कि जिस दहशत में आदिवासी हैं उनको पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। देखो, जमीन नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? पलायन करेंगे। यहां से छत्तीसगढ़ जाते हैं, दूर दूर जगह पलायन कर रहे हैं आजकल। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर उनके जो कमाने का साधन है, जो खेती का साधन है, किसानों के जो खेती का साधन है, वो ही उनसे छीना जा रहा है और एकदम उपजाऊ जमीन उनसे छीनी जा रही है। तो हम, ये शुरुआत है, आज पहला दौरा हमारा हुआ है। इसकी जो ब्रीफिंग करनी है हाईकमान को दिल्ली में, वो भी हम करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर इन चीजों पर, जिस तरह का अन्याय हमारे आदिवासी और किसानों के साथ हो रहा है, और अगर उस पर किसी तरह से उसका निराकरण नहीं होता है, तो बड़ा आंदोलन भी हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे। अब मैं चाहूंगा मेरे पत्रकार साथियों, अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बताया कि देश भर में आदिवासियों का शोषण किया है, और particularly जैसे बगल क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, जैसे कि पीली नहीं, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, तो क्या कांग्रेस देश राष्ट्रव्यापी इस संदर्भ में एक आंदोलन आदिवासियों के समर्थन करेगी? निश्चित तौर पर देखिए, ये हम लोग पहले स्थानीय आंदोलन करेंगे। पहले जब तक, देखिए, आप कोई भी आंदोलन दिल्ली में करेंगे उसका यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें पहले यहाँ की समस्याएं समझना पड़ेंगी, क्या दिक्कतें आ रही हैं वो समझना पड़ेगा, प्रशासन उसका निराकरण क्यों नहीं कर रहा वो चीज समझना पड़ेगी, और सबसे पहले यहाँ के लोगों को जगाना पड़ेगा। आपने देखा कि जब जेनजी का दिल्ली में आंदोलन हुआ, वो आंदोलन से पहली बार 12 साल में किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये पूरे एक संविधान की जीत है, क्योंकि संविधान में अपनी राय रखने के लिए डिसेंट का एक कॉलम होना चाहिए। पत्रकारों पर इतना, मैं खुद देखता हूं, पत्रकारों का पर इतना ज्यादा दबाव है कि अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई न्यूज कर देते हैं तो उनको जेलों में तक बंद करा गया है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं, जहां से, जिस जिले से वहां के मुख्यमंत्री आते हैं, पत्रकारों को जेलों में बंद करा गया, पीटा गया नंगा कर। आप पता कर लीजिएगा उज्जैन में इस तरह की घटना हुई है कि नहीं हुई है। हुई है। तो बात यह है कि जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, प्रेस है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए वो प्रेस होना चाहिए, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप एक चीज समझिए कि जब वो पिलर्स को धीरे धीरे ध्वस्त करा जाएगा तो व्यक्ति जाएगा कहां पर, और अगर नहीं जाएगा तो फिर आंदोलन नहीं करेगा ना। और हमारा मुख्य उद्देश्य, पहले कोई भी आंदोलन करने से पहले उसको जन आंदोलन बनाना। अगर उसमें जनता की भागीदारी या वहां के लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो उस आंदोलन का कोई भी औचित्य नहीं है। उसी से संबंधित एक सवाल, जेनजेड ने इतना बड़ा आंदोलन करके कुछ दिनों में सफलता पाई, कांग्रेस को ये सारी बातें समझने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, आपने देखा होगा कि सिर्फ जेनजी से ये आंदोलन सफल नहीं होता, सांसद में सारी विपक्षीय पार्टी इसके लिए ताकत से लड़ी है।
पहली बार देश के इतिहास में एक नेता प्रतिपक्ष को जमीन पर घसीटा गया है, आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा। तो और ये भी सामने आया है। और राहुल जी ने जिस ताकत से लड़े, और कांग्रेस हर आंदोलन लड़ी, पर क्या मीडिया का उतना समर्थन मिल रहा है? जिस तरह से हम ये चीज बात करते हैं कि हम लोग पार्टियों पर उंगली उठा लेते हैं, पहले हम भी ये बात करें कि क्या मीडिया का इतना समर्थन मिल रहा है? क्या उन पर दबाव नहीं है? क्या खबरों को गलत तरीके से नहीं चलाया जा रहा है? ये सोशल मीडिया का आंदोलन था, इसलिए सफल हो गया। राम जी, आपने कहा कि विकास के साथ में भागीदारी भी जरूरी है। क्या किसानों का मालिकाना अधिकार कायम रखते हुए उसको भागीदार बनाने के लिए कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, कई जगह ये चीज चल रही है कि अगर कोई माइन कहीं होती है तो उसमें हिस्सेदारी दी जा रही है लोगों को, उसमें जो रॉयल्टी आएगी उसका एक परसेंटेज दिया जा रहा है। क्या ये यहां हो रहा है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई खदान हो रही है उसमें इतनी रॉयल्टी आती है तो देखिए, एक बार आप उसको अगर मुश्त दे भी दोगे वो खर्च हो जाएगा। आप कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम तो डेवलप करो। जो रॉयल्टी खदानों के पास आ रही है, क्या उसका एक रॉयल्टी का परसेंटेज उन लोगों को जो विस्थापित करा गया उनको आज तक दिया जाना चाहिए। आपको रिहैबिलिटेशन का ये नियम है, और रिहैबिलिटेशन जो विस्थापन होता है, और उसमें उनको पहले जब तक पूरी तरीके से विस्थापन नहीं हो जाता, उनको रिहैबिलिटेट नहीं करा जाता, तब तक आप माइनिंग शुरू नहीं कर सकते। ये नियम है। क्या इस चीज का पालन करा जाता है? उनको हटा दिया जाता है, फिर बोलते हैं अब देखेंगे हम लोग। विक्रम भैया, एक बात अभी वसंत जी हमारे लीडर है, उन्होंने कहा है कि ट्राइबल की जमीन नॉन ट्रांसफर होती है, तो ये हो क्यों रही है? इसके लिए आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के मतलब पूरे भारतवर्ष के नेतृत्व करते हो, इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए? ट्रांसफरेबल नहीं है तो भी सरकार क्यों कर रही है? तो ये संविधान में लागू है। देखिए, करना है उसमें ये क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ खेल क्या है। 5th शेड्यूल में ये ट्रांसफरेबल नहीं है, और ये करते हैं आदिवासियों के नाम पर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उनके नाम पर चलती रहती है, बहुत लंबे समय पर चलती है, फिर उनसे ही एफिडेविट लेते हैं कि हमें इस जमीन की आवश्यकता नहीं है। फिर कलेक्टर के पास अधिकार चला जाता है कि कलेक्टर बोलता है कि ठीक है, चलो आपको ही जरूरत नहीं है तो ठीक है, हम इसको दे देते हैं। और ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि ये पूरा सिस्टम है। सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है जिससे उद्योगपतियों को फायदा हो। सिस्टम को इस तरह से नहीं बनाया गया है कि जिससे गरीब का फायदा हो। ये सबसे बड़ी उसमें खामी है, और इसलिए जब तक जनता खुद नहीं जागेगी, जब तक बड़े बड़े आंदोलन नहीं होंगे, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल है। जिस तरह से ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं, इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को जेलों में भी डाला जा रहा है, नेताओं पर ईडी सीबीआई तो इस तरह का मजाक बन गया है। अभी आप देखिए कि ये छात्र का आंदोलन हुआ, जिस दिन आंदोलन पर सरकार बोल रही थी हम इस पर सख्त कानून लगाएंगे, हम फास्ट ट्रैक करेंगे, उसी दिन खबर आई कि जो मुख्य आरोपी था उसको बरी कर दिया। ये तो हाल है सीबीआई का। ईडी उसी के पास जाएगी जो विपक्ष में होगा। ईडी को पता ही नहीं है कि भाजपा के भी घर हैं जहां पर बहुत पैसा भरा पड़ा है। सर, यहाँ पिछले महीने में किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और स्टेट और नेशनल लेवल पे कोई लीडर यहाँ शामिल नहीं हुआ। अब जो बात बोली थी नेशनल मीडिया न्यूज़ में आया, यही बात है कि अगर नेशनल या स्टेट लेवल का कोई नेता शामिल होता है, किसानों का आवाज बुलंद करता है, तो भी हम लोग, आप एक चीज समझो, आए क्यों हैं हम लोग? आने का, दिल्ली से आने का, राहुल जी द्वारा हमें भेजे जाने का एक ही औचित्य है कि हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। किसान के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए जो अधिकार होगा, हम लोग पूरी ताकत से उस चीज को दिल्ली से मॉनिटर करेंगे। आपने देखा होगा अभी राहुल जी अंडमान निकोबार करा है, 1.5 करोड़ पेड़ कट रहे हैं। 200 शोम्पेन आखिरी ट्राइब बची है पूरे विश्व में, वो खत्म हो रही है। 2500 स्पीशीज खत्म हो रही है। बायोस्फीयर रिजर्व पूरी तरह से, और बन क्या रहा है वहां? कसिनो मॉल बन रहे हैं। मजाक है क्या? जो डिफेंस का ये जो आरोप लगाया जाता है कि हम डिफेंस का डेवलप करेंगे, आपको एक सबसे जरूरी चीज बताता हूं, जो INS बाज वहां बनाया गया था अंडमान निकोबार में, वो कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार के समय बना था, और पिछले 4 साल से वो लोग उसका विस्तार के लिए परमिशन मांग रहे हैं, पर उसको परमिशन नहीं दी जा रही है। पर जैसे ही आता है कि यहां पर मॉल और हम लोग सब लोग बनाएंगे, तो तत्काल परमिशन मिल जाती है कि इसको आप पेड़ काटना शुरू कर दो। तो हकीकत यह है कि यहां पर इतने सालों तक रेलवे क्यों नहीं आई? जब खदान चालू हुई तो रेलवे भी आ गई,
एयरपोर्ट भी आ गया। आपको लगता है कि गरीब व्यक्ति प्लेन में ट्रैवल करेगा? लगता है आपको? ये जो आदिवासी समुदाय के मुद्दे है, आपने जिनकी बात की, तो उससे नेशनल लेवल पर ऐसा कोई रोडमैप को आपने तैयार किया है या ऐसा कोई प्लानिंग है? देखिए, पूरी तरह से हमने तैयारी कर ली है। इन मुद्दों को लेकर अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हर जगह जमीन पर भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, चाहे वो हसदेव का हो, चाहे हमारे सिंगरौली का हो। अभी केन बेतवा का आपने मुद्दा सुना होगा, काफी बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में चला है, केन बेतवा का चिता आंदोलन चला है। तो एक चीज हमने स्पष्ट कर ली है कि हमें अब सरकार पर और प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या न्याय व्यवस्था आपको उचित न्याय देगी, ऐसा लगता है देखिए, आपको पता है विद्यमान स्थिति में? देखो वर्तमान स्थिति में हमारे पास ऑप्शंस क्या है? बात ऑप्शंस की। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा होता, कोई विकल्प दूसरा होता तो हम जाते, पर जब हमारे पास विकल्प नहीं, हम क्यों हाई कोर्ट की जगह हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि मिलावट तो है, पर मिलावट का अंतर अलग अलग है। सर, आप आदिवासी नेता हो, मान्य है, लेकिन यहाँ पे गैर आदिवासियों की भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जितनी जगह सुप्रीम जमीन गई है वो गैर आदिवासी भी बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो ही है। तो आदिवासियों के साथ आपने ऊपर दिल्ली तक गैर आदिवासियों का भी प्रश्न मानना चाहिए। और दूसरी चीज ऐसी कि यहाँ पे हमारे जिले में आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासियों का युद्ध लड़ाने की बहुत बार कोशिश की। इस बारे में आपको दूसरी रणनीति बनानी चाहिए। आपके स्थानीय जो लीडर है उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आप कल गए, लेकिन आप गैर आदिवासियों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। किसान कौन है? किसान की कोई जात है क्या? किसान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, किसान की कोई जात है क्या? किसान का कोई धर्म है क्या? किसान में सब आते हैं। और इसलिए आज मैंने स्पष्ट तरह से बोला है कि किसान और आदिवासियों की लड़ाई में कहना होता तो मैं आदिवासी कह सकता था, पर जब मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये लड़ाई हम किसानों और आदिवासी दोनों के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी चीज मैंने स्पष्ट करी, ये देश सबका है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक जाति का है, हम सबका देश है। और जो लोग नहीं चाहते कि हमारा ध्यान लड़ाई की तरफ जाए, जो संघर्ष है, जो जमीन का संघर्ष उसकी तरफ, तो ये निश्चित तौर पर आपको भिड़ाने की कोशिश करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको खुद देता हूं। मणिपुर का आपने सबने घटना सुनी होगी। मणिपुर का इतने साल तक वहां चलता रहा, वहां की सरकार भी बीजेपी की थी, केंद्र सरकार भी बीजेपी थी। पहले क्या करा गया? पहले मेतेई और कुकी को लड़ाया गया। किसने लड़ाया? भाजपा ने लड़ाया। फिर उनको लगा कि अरे यार, ये चीज तो अब बन नहीं रही है, हिंदू और क्रिश्चियन कर रहे हैं, हिंदू अपने जनरल और आदिवासी कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा। अभी वहां और बड़ी लड़ाई शुरू करवा दी उनने कुकी और नागा के बीच में। तो ये लोग तो कहीं नहीं रुकेंगे। पहले अगर इनको लगेगा कि सामान्य वर्ग और आदिवासी नहीं लड़ रहा, तो फिर आदिवासी आदिवासी को लड़ाएंगे, तो ये नहीं रुकेंगे। पर हमारी जो जवाबदारी है कि हमें अपने अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार है उस पर खड़े रहना पड़ेगा। और सबसे मुख्यतम जो मुद्दा होगा वो आपको जमीन का सबसे सामने रखना पड़ेगा। उड़ीसा के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भूमि अधिग्रहण का जो समस्या था, उसको नेशनल लेवल पे उठाया गया। क्या गडचिरोली की समस्या नेशनल लेवल पे लाने के लिए कांग्रेस बहुत कमजोर क्यों पड़ रही है? हम पूरी ताकत से लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी हमने 10 लोगों की कमेटी भी बनाई है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे चला जाऊंगा तो चीजें खत्म हो जाएगी। हमने 10 लोगों की कमेटी यहां बनाकर जा रहे हैं, जो हर मुद्दे पर पूरी बारीकी से स्टडी करेंगे, सारे दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और इस तरह से तैयारी करेंगे कि हम लोग कोर्ट में भी जा सकें। क्योंकि बिना दस्तावेज के, बिना तथ्यों के हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो जमीन पर भी लड़ना, और उनका दायित्व रहेगा कि नीचे लोगों को जितने भी दस्तावेज, अभी आपने अंगूठा चोरी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। अभी दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है अंगूठा चोरी की। अभी तक आपने वोट चोरी सुना था, आपने हर तरीके की चोरी, चंदा चोरी सुना था, आपने बाकी सारी चोरियां सुनी। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है सिंगरौली में, जिसमें अंगूठा चोरी हुई। इसमें क्या करा गया है कि जो लोग 2014, 15 और 17 में मर गए, उनके अंगूठे ग्राम सभा में 2021 में लगाए गए। और हमारे पास तथ्य है। हमने सबसे पहले आरटीआई से दस्तावेज निकाले, उन दस्तावेज को खंगाला, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कौन मर गया कौन देखने जाता है? अभी आप देखना ग्राम सभा में आपको अंगूठे मिल जाएंगे, जो लोग मर गए उनके भी अंगूठे मिलेंगे, पर आपको जब तक वहां के लोकल व्यक्ति को पता नहीं रहेगा तब तक नहीं कर सकते। और फिर ये चीज सामने आई कि वो लोग तो, और उनके डेथ सर्टिफिकेट फिर घर जाकर हमने इकट्ठा करें।
तब जाकर समझ में आया कि ये लोग तो मर गए, इनके अंगूठे कैसे लगे। क्योंकि ये नियम है कि ग्राम सभा में 50% आपकी अटेंडेंस होना चाहिए। अगर 50% से कम होगी तो वो उसको खारिज कर दिया जाता है। तो वो पूर्ति करने के लिए, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं होते हैं, ये मरे हुए लोगों का भी अंगूठा लगवाने का काम कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी अंगूठा चोरी के नाम से ये लोग करने का काम कर रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और ऐसे जो भी केस आएंगे उसको लेकर हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या है? देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जो मैं सबसे बड़ी विफलता मानता हूं कि उन्होंने सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर दिया है कि सस्ता अनाज दो और इनसे वोट लो। बाकी 4 साल में उनकी चाहे जमीन छीननी हो, उनके कुपोषण की समस्या दूर हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखना हो। आप एक चीज देखिए, यहां पर हम डेटा निकालेंगे। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहां पर भी आप डेटा निकालो कि कुपोषण के इलाज पर कितना खर्च करा जाता है। मैंने निकाला था विधानसभा में, मध्य प्रदेश में एक कुपोषित मरीज के इलाज पर 7 रुपए प्रतिदिन खर्च करा जाता है। कितना? आपको लगता है 7 रुपए में एक केला, एक 2 केले भी नहीं आएंगे? और 7 रुपए सिर्फ कुपोषण के इलाज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो कुपोषित होंगे, जो इलाज के लिए लाए जाते हैं उनके लिए सिर्फ 7 से 12 रुपए खर्च करा जा रहा है। आप अपने यहां डेटा निकालो तो ये जो मजाक करा जा रहा है सिस्टम का। आप बताइए, हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, मैं खुद, क्योंकि मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में खुद प्रैक्टिस करी है, कि वहां ऑपरेशन थिएटर तक ढंग के नहीं है, वहां इलाज के साधन नहीं है, दवाइयां पूरी फर्जी आती है, नकली आती है, गलत बोतलें उनको चढ़ा दी जाती है। हॉस्टल्स उनके किस तरह के जर्जर हालत में हमने खुद ने देखा है। तो क्योंकि वो बोलते नहीं, उनकी देखो, आदिवासी समाज और कमजोर वर्गों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बोलते नहीं, वो सहते जाते हैं, फिर एक दिन विस्फोट होता है। फिर विस्फोट होता है तो सरकार बोलती है देखो यार ये इन्होंने क्या कर दिया। तो इसलिए सबसे बड़ी जो कमजोरी मैं मानता हूं, आदिवासी क्षेत्रों में उनके अधिकारों को दरकिनार करा जाता है, उसको प्राथमिकता से उठाया नहीं जाता। नेशनल मीडिया से भी मेरी शिकायत है कि ट्राइबल इश्यूज को नहीं उठाया जाता जब तक वो एनवायरमेंटल इशू नहीं बन जाते। अंडमान निकोबार का मुद्दा अगर एनवायरमेंटल इशू नहीं बनता, वो नहीं उठता। अगर वो सिर्फ ट्राइबल, ये आप बोलते कि 200 आखिरी आदिवासी वहां बचे हैं, शॉम्पेन ट्राइब, वो मर जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जब लगा कि 1.5 करोड़ पेड़ कट रहे हैं, अरे पूरा मानसून ही यहां से आता है, हमारा मेनलैंड में पूरा सूखा पड़ जाएगा। अरावली का मुद्दा क्यों बना? क्योंकि सबको ऑक्सीजन, कोरोना के बाद कम से कम ये तो हुआ है, लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। और आपको तो गढ़चिरौली में इतना बढ़िया, मतलब सबसे प्योरेस्ट आपका मतलब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये मैं मानता हूं कि सबसे प्योरेस्ट है। ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। सरकार तो यही दावा कर रही है कि मतलब सैकड़ों पेड़ काट के करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें भी मैं आपको बताता हूं, आपको ये, मेरे पास बहुत सारे किस्से, क्योंकि अब देश में हम घूम गए। अंडमान निकोबार में जो 2.5 करोड़ पेड़ कट रहे हैं, आपको पता है कहां लगाए जा रहे हैं? हरियाणा में। आप पता कर लो। साहब, हमारे भी पेड़ कटे हुए रत्नागिरी में लगाए जा रहे हैं। आप तो ये सोचो, इन्हें आइलैंड बदल दिया। यहाँ तो कम से कम एक मेनलैंड में आप देख रहे हो, वहां तो उन्होंने वहां काट रहे हैं और वो लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हम हरियाणा में लगाएंगे। यहाँ के पेड़ लग सकते हैं क्या? और बकायदा इस पर पूरा उन्होंने लिखित में दिया है, कोई मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ। वो जो 1.5 करोड़ पेड़ कटेंगे, वो जाकर हरियाणा में लगेंगे। कौन देख रहा है? और आप एक चीज समझो, इसमें नियम है, ये चीज लोगों को ध्यान में नहीं आता है। एक पेड़ कटेगा तो उसकी जगह आपको 5 से 10 पेड़ लगाना पड़ेगा। मुंबई का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 10 पेड़ का आंकड़ा है। मुंबई में अगर कोई पेड़ कटता है तो ये नियम है कि आपको 10 पेड़ उसके विकल्प के रूप में लगाने। एक पेड़ से काम नहीं चलेगा। पर ये क्या करते हैं, एक पेड़ कटा ना, एक पेड़, अरे उस पेड़ को बढ़ने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कई जगह ये नियम 5 पेड़ों का है, कई जगह ये नियम 10 पेड़ों का है। आपके यहाँ ये नियम कितना है, ये आप देख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति अभी भिंडाला सर्कल चामोटी तहसील में भूमि अधिग्रहण का मामला फाइनल तक के पहुंच गया है। पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ गई, मतलब उनकी प्रोसेस चालू है। तो इस पे आप क्या कर रहे हो? देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून है, 14 गांव, मैं वही बता रहा हूं, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें ऑलरेडी सारे नियम दे रखे हैं। और मैं 100% श्योर हूं, आज आपने ये बताया, जैसे भी आपका आंदोलन चल रहा है, बरोबर, जमीन बचाओ, यही है ना आपका? बिल्कुल तो हमारा है। चालू हो गई ना। देखिए, हमारा जो मुद्दा, मैं फिर बता रहा हूं, हमारा जो मुद्दा है वो विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा है। और उसमें जो जमीन आप ले रहे हो, क्या आप जो नियम है, जो संविधान है, उसके अनुरूप ले रहे हो कि नहीं रहे हो?
कांग्रेस ने इतने सारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सेफगार्ड बना रखे हैं कि अगर आप उसका पालन करोगे ना तो आपका कहीं भी किसी के राइट्स का उल्लंघन हो ही नहीं सकता और एनवायरमेंट का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। तो हमें ये सबसे पहले उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो भूमि अधिग्रहण के नियम है क्या उसके अनुरूप उन्होंने जमीन अधिग्रहण करा है या नहीं करा है, और मैं 100% शुरू नहीं करा होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मतलब प्रोसेस चालू हो गया ना सब। प्रोसेस तो अरे आप एनजीटी की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बड़े बड़े कंपनियों के जेब में बैठा है एनजीटी। आप जाओ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मजाक बना रख दिया उनने। एक दिन में अंडमान निकोबार में एक दिन में परमिशन दी उनने। और आपको एक और चीज बताऊं, ग्राम सभा की जो समितियां होती है, आप जाकर देखना, आप उसका टाइम देखो। हमने क्योंकि ये चीज देखी, अंडमान निकोबार में 3 जगह ग्राम सभाएं और एक ही टाइम पर हुई और एक ही अधिकारी ने करी। तो ये देखो, आप अगर मान लो हम ये बोलेंगे कि ये हमको लड़ना चाहिए, पर दस्तावेज भी तो ये बारीकी पकड़ोगे नहीं तो हम इसको कोर्ट में या फिर बाकी जगह चैलेंज कैसे करेंगे। तो हमें ये सब चीजों पर काम करना है। और यहाँ तो सर आदिवासी पेशेंट को दूरदराज के एरिया में आज भी खटिया पे लाकर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो ये तो विडम्बना है। एक तरफ आप एयर एम्बुलेंस की बात करते हो और एक तरफ खटिया एम्बुलेंस चल रही है। तो ये तो बहुत बड़ी विडम्बना इस देश की है ना, कि यहाँ पर दो भारत बना दिए, एक जो प्लेन में घूमने वाला भारत है, एक जो खटिया पर घूमने वाला भारत है। मेरा एक अंतिम सवाल, क्या कांग्रेस ये जो राष्ट्रीय उत्पीड़न देश भर में शुरू है, ऐसा आपका मानना है? राष्ट्रीय मतलब आदिवासियों का उत्पीड़न है, ऐसा होता है? हाँ, क्या कांग्रेस 2019 तक इस उत्पीड़न का विस्फोट, अपने कहा कि विस्फोट होगा, क्या कांग्रेस कर पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये, अगर राहुल जी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम नहीं शुरू होता, जागृति लाना पड़ेगी। और ये जागृति लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोग वहां के तैयार हों। उनकी लड़ाई के लिए वो खुद ताकत से लड़ाई लड़े, हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे और उनको जहां भी जो भी मदद चाहिए होगी हम लोग करेंगे। और ये आप मान लो, किसी ने नहीं सोचा था दिल्ली में इस तरह का विस्फोट होगा, पर ये एक दिन का नहीं है, ये इतने सालों से जो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें जो राहुल जी ने छात्रों के बीच में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, लगातार उनके बीच में घूम रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उसमें कारण रहता है। तो हमारा विपक्ष के रूप में ये जो हमारा धर्म है वो ये है कि हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहे और जहां भी उनको जो भी मदद की जरूरत पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। विक्रांत भैया, मेरा अंतिम प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रांत भैया आदिवासी समाज को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ये समय आ गया है कि आप ताकत से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, क्योंकि अगर आज आप नहीं लड़ोगे तो आगे आपकी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी ही नहीं। भैया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की जो आक्रामक भूमिका अभी दिखाई दी सीजेपी और युवाओं के साथ, यही आक्रामक भूमिका भविष्य में गढ़चिरौली में कांग्रेस की तरफ से देखेंगे? 100% ज्यादा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ आया हूं तो पूरी चीजें हम लोग सोच समझकर तैयारी से आए हैं, लेकर जाएंगे। राहुल जी को इस पर ब्रीफ भी करा जाएगा और निश्चित तौर पर आपको जब यहाँ पर आंदोलन शुरू होगा, राहुल जी भी उसका हिस्सा बनेंगे। पूर्व में कांग्रेस सरकार के राज में आदिवासियों के हितों का ध्यान नहीं रखने के कारण आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म अपनाया और कई धर्म अपनाए। उसी का आज फायदा लेकर के भाजपा उनका जो लाभ मिलने वाला है वो कैंसिल करने के लिए 27 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसके मुखिया अभी भाजपा के आदिवासी मंत्री अशोक उइके हैं। इस बारे में आप मैंने बताया ना आपको, ये डीलिस्टिंग का ही मुद्दा है। जो ये है ना, ये डीलिस्टिंग, इसको डीलिस्टिंग ही बोलते हैं। जो मैंने बताया, ये आदिवासियों को बांटना चाहते हैं। आदिवासी को जो आरक्षण मिला है धर्म के आधार पर नहीं मिला है, वो उनके साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिला है। उनकी विशिष्ट संस्कृति है, उनकी परंपराएं अलग हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर सबको स्वतंत्रता होना चाहिए कि उनको किस धर्म का पालन करना है। और एक और इसमें बड़ी बात कि मैं ये मानता हूं, आदिवासी अकेला ऐसा व्यक्ति है जिससे सारे धर्म को उपज हुई है। 55,000 साल पहले अगर आदिवासी था, हम सब लोग आदिवासी, कहीं ना कहीं हमारे वंशज आदिवासी रहे हैं। उसके बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं। मैं
आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर आप जाते हैं तो वहां आदिवासी कौन से धर्म के? वहां मुस्लिम धर्म के ज्यादातर। आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां आदिवासी किस धर्म के? ज्यादातर क्रिश्चियन है। आप झारखंड, आप हिमाचल जाइए, उत्तराखंड जाइए, वहां कई आदिवासी आपके ब्राह्मण और राजपूत भी हैं। तो देखा जाए तो सबको ही समावेश करने वाला जो अगर समाज है वो आदिवासी है। तो अब उनको बांट, क्योंकि बीजेपी देखो अंग्रेजों से जो सीखा है वही तो अप्लाई करेगी ना। तो अंग्रेजों से जो उन्हें सीखा है कि फूट डालो और राज करो, तो वो राज करने का काम कर रहे हैं। सेंसेक्स में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं, अभी दिल्ली में जो चल रहा है। दिल्ली में अभी हाउस का सेंसस हो रहा है, होम्स का सेंसस हो रहा है। उसमें जबरदस्ती अगर आप आदिवासी भी बता रहे हो ना, वो आदिवासी में आपको नहीं डाल रहे, और ये होगा। मैं अपने सभी आदिवासी भाइयों को बोलना चाहता हूं, आप ये सुनिश्चित करो, अगर आप आदिवासी बोल रहे हैं तो जो भी इन्यूमरेटर्स आते हैं, क्या आपको आदिवासी में वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? दिल्ली में नहीं हो रहा है। दिल्ली में उन पर दबाव, जो पढ़ा लिखा था उसने आपत्ति ले ली, वो उसमें फीड दूसरे बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है कि भैया इसको एसटी में नहीं लिखना है। तो वो ऑटोमेटिकली, आप मुझे बताइए, पहले के मुकाबले आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब क्या हो रहा, और उसके बाद ओवर द इयर्स, लंबे समय से कई दूसरे वर्ग को भी आदिवासियों में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? बड़े बड़े तबकों को। तो फिर तो ये आबादी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े तबकों को, जैसे मैं आपको छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, 12 जातियों को उसमें जोड़ा गया, 12। तो पहले 33% छत्तीसगढ़ में थे, तो अब तो 40 के आसपास हो जाना चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं होगा। वो जानबूझकर जो उसका हकदार होता है वो उसमें फीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये किसी की लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई है। जहां वो आदिवासी की जनसंख्या खत्म हुई, शेड्यूल एरिया से बाहर हुए, पैसा कानून लागू नहीं होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट में कमी आएगी, और आपकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। ये खेल है। और बड़े बड़े उद्योगपति के, आज के इसमें सोना महंगा नहीं है, आज के इसमें सबसे महंगी कोई चीज है तो जमीन है। सीधा कानून का वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड 100% उसको मोड़ देते हैं ना, क्योंकि सिस्टम उनका है। ये नहीं तो जुडिशरी से इस तरह के, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जुडिशरी में दिल्ली में एक अभी नियम, सुप्रीम कोर्ट में उनकी 5 जजेस की बेंच, जो 2 जज की बेंच थी, 3 जज की बेंच थी, उसमें ये नियम पास करा गया कि जितने भी फॉरेस्ट में 17 लाख परिवार रह रहे हैं उनको आप विस्थापित कर दो। ये आपको पता होगा, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की बात है, पिछले साल की। तो ऐसा डिसीजन जुडिशरी की तरफ से कैसे आ सकता है कि वहां करोड़ और 17 लाख आदिवासी परिवारों को ये नियम, वो उनने बोल दिया कि इनको बाहर कर दे फॉरेस्ट से। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हो रहा है इस देश में। थैंक यू। सर थोड़ा हट के, हाँ,